हेलो दोस्तों, आई एम रुद्र कुमार। आपका रिजल्ट बुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रिजल्ट बुक टेस्ट सीरीज के लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और हम लोग आज एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जहां एनसीईआरटी जहां एनसीईआरटी सिलेक्शन बैच हम लोग लेकर आए हैं। इसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के बायोलॉजी के सभी एनसीईआरटी कवर किए जाएंगे और हमारा ये सेशन डेली चलेगा। डेली 9 से लेकर 10 बजे रात तक आपका सेशन चलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी 9 बजे जुड़ जाएंगे और हमारा सेशन देखेंगे। और आज मैं सामान्य विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कशन करने वाला हूँ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो और अदर एग्ज़ाम, सभी के लिए मैं एक बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ। ये बायोलॉजी कोर्स क्यों खास है? क्योंकि यह एनसीईआरटी पर बेस है और इसमें जितना भी मैं पढ़ाऊँगा टॉपिक वाइज, उसमें 6 to 12 के सभी विषय वस्तु शामिल हैं। तो चलिए आज हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कोशिका। अब याद रखिए, प्रत्येक एग्जाम में कोशिका से 1 से 2 प्रश्न हमेशा रहते हैं। और 1 से ये 2 प्रश्न कहाँ से रहते हैं कि कोशिका में जो अंग होते हैं, जिसको कोशिकांग कहते हैं, कोशिकांग से क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इत्यादि से आपके एक न एक प्रश्न रहेंगे। और दूसरा, कोशिका के केंद्रक से गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, इनसे भी एक प्रश्न बहुत डीपली पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फोकस होंगे। इसके अलावा हमारे कोशिका विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कोशिका चक्र और ये अंतावस्था, कोशिका विभाजन से भी आजकल बहुत डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग इस चीज़ पर भी फोकस रहेंगे। पढ़ना तो सभी है, लेकिन हमें जानना होगा क्वेश्चन के नेचर को, कि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से कितना प्रश्न एग्ज़ाम में हमारे पूछे जाएंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोशिका से 1-2 प्रश्न रहते हैं। एक सिंपल रहेगा आपका कोशिकांग से, चाहे राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो या गोल्जी बॉडी हो, किसी से भी एक प्रश्न रहता है। एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न आपका केंद्रक से और एक प्रश्न कोशिका विभाजन से। कोशिका विभाजन में समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री, ये 3 विभाजन है। समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री, तीसरा असूत्री विभाजन। तो हम लोग ये सभी बढ़िया से कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उत्तक। और ये उत्तक भी हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके बनाया है इस पूरे प्रोजेक्ट को। उत्तक में आप में 6 से लेकर 12 तक उत्तक के जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। और इस उत्तक चैप्टर से भी 1 से 2 प्रश्न हमारे एग्जाम में रहते हैं। मेनली हमको उत्तक में 2 चीज पढ़ना है, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। पादप उत्तक और जंतु उत्तक से भी मेनली एक क्वेश्चन रहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं जंतु उत्तक से, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन है। पैरेन्काइमा, मृत्युत्तक है ना, नाम है मृत्युत्तक लेकिन वो जीवित होता है, और जो जीवित नाम है वो मृत होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ से बनाते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे कि पादप उत्तक और जंतु उत्तक को बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पादप उत्तक के भी 4 भाग हैं और जंतु उत्तक के भी 4 भाग हैं। उसको हम लोग डिटेल से प्रत्येक दिन क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमें सबसे ज़्यादा फोकस रखना है सरल संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रक्त। और रक्त के मैं सभी आयाम कवर करूँगा, जैसे रक्त के भाग, प्लाज्मा और रक्त कनिकाएं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त विमाणु, इसके बारे में पढ़ेंगे। रक्त से मेनली जो भी इम्पोर्टेंट्स बनते हैं, रक्त का कैसे संचरण होता है, फिर आपका किसी के ब्लड ग्रुप को कैसे जाना जाता है, और प्लस माता पिता का ब्लड ग्रुप अलग अलग प्रकार के है, तो बच्चे में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप आएगा, सारा हम लोग ब्लड से रिलेटेड सभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
ठीक है। यहाँ पर देखिए रुधिर का वर्गीकरण है। कंकाल भी एक संयोजी ऊतक है, कंकाल के भी बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य में जो 206 हड्डी है उसको किस तरह से बांटा गया है, और यहाँ से प्रश्न रहने की संभावना बहुत कम रहती है। यहाँ से मेनली कंकाल से रेलवे में प्रश्न रहते हैं, ठीक है, रेलवेज में। जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी से यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग अगर रेलवे और एसएससी पर फोकस जो बच्चे रेलवे और एसएससी पे फोकस है तो वही वो कंकाल ऊतक को बढ़िया से पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पेशी ऊतक पढ़ेंगे, तंत्रिका ऊतक पढ़ेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखेंगे। तंत्रिका ऊतक में हम लोग मेनली पढ़ेंगे न्यूरॉन, न्यूरॉन से ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। और तंत्रिका ऊतक में हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी पढ़ेंगे, जिसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क के भाग, मस्तिष्क का क्या काम है, जैसे पश्च मस्तिष्क में मेडुला ओब्लांगेटा जो उल्टी को कंट्रोल करता है, ताप को नियंत्रित करता है, तो इस बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से भी मस्तिष्क से भी प्रश्न 2 या 1 रहते हैं प्रश्न, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पादप आकारिकी। पादप आकारिकी से भी प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न रहता है। जैसे पूछ देगा कि क्वेश्चंस दे देगा कि निम्न में से कौन सोलोनेसी वर्ग से संबंधित है ना। इस तरह से जो प्रश्न आते हैं वो पादप आकारिकी से आते हैं। पादप आकारिकी में हमको पादप की विविधता पढ़ना है, जैसे कौन थैलोफाइटा है, कौन जीरोफाइटा है। फिर अनावृत बीजी, आवृत बीजी, पादप के विभिन्न भाग, जड़ कितने प्रकार के जड़ होते हैं, मूसलाधार जड़, है ना, इस सब के बारे में पढ़ना है। पादप के जड़ तंत्र के बारे में पढ़ना है। फिर इसी में पादप आकारिकी में हमारा एक फल भी चैप्टर है, सत्य फल, असत्य फल। फिर जैसे स्ट्रॉबेरी कैसा फल है, सत्य फल है, असत्य फल है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर और भी इससे गहराई से आजकल हर एग्जाम में कुछ टॉपिक पूछने लगा है कि मान लीजिए कि स्ट्रॉबेरी है वह किससे बनता है, पुष्प के किस भाग से, बीजांड से या पुष्प पत्र से, तो उसके बारे में भी हमको यहाँ डिटेल से पढ़ना होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पत्ती उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पत्ती का आजकल प्रश्न में नहीं पूछे जाते हैं, और तना भी नहीं पूछे जाते हैं। ये सब आपका एकेडमिक सिलेबस है, ना कि कंपटीशन सिलेबस। बस इस टीचर पढ़ा देते हैं ताकि कुछ ना कुछ अगर इससे भूला भटका आ जाए तो आ जाए, लेकिन आज तक तना पत्ती से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोग इस पर फोकस नहीं होइएगा। पुष्प से पूछे जाते हैं। पुष्प में जैसे ब्राह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग, जो कौन पूर्ण पुष्प है, कौन अपूर्ण पुष्प है, उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे फिर पूछ देगा कद्दू का फूल कैसा फूल है, अपूर्ण है, पूर्ण है ना, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर पादप का वर्गीकरण, जलोद्भिद, मरुद्भिद, मध्योद्भिद, लवणोद्भिद, पादप जल संबंध, ये सब भी हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से मेनली आपको रटना नहीं है, ये याद हो जाता है, ठीक है। मेनली फोकस होना है आपको कोशिका एवं कोशिका विभाजन से, ठीक है। उसके बाद वो आपको फोकस रहना है उत्तक पे, जो पादप उत्तक है और जंतु उत्तक है। रक्त पर फोकस होना है, रक्त पर क्या कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद कंकाल उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ये सब उत्तक का ही पार्ट है, तो हम लोग उसमें ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पादप आकारिकी में आवृत बीजी, अनावृत बीजी पे ज़्यादा फोकस होना है। जैसे कभी कभी क्वेश्चंस दे देता है कि जैसे सुपारी का पौधा कैसा पौधा है, आवृत बीजी है, अनावृत बीजी है, इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, बाकी जो मैंने काट दिया उसको आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। परासरण, विसरण, ये सब एकेडमिक सिलेबस है। एकेडमिक मतलब क्लास 10, 9 में जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। ये सब एकेडमिक सिलेबस से नहीं पढ़ना है। फिर हमें पोषण पढ़ना है कि पोषण के कितने भाग हैं, है ना। मानव में पोषण किस प्रकार होता है, स्वपोषण, विषम पोषण या विशिष्ट पोषण के कौन कौन से जंतु। जैसे स्वपोषण जो खुद अपना भोजन बनाता है, जैसे पौधे। विषम पोषण जैसे हम मनुष्य विषम पोषी होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और विशिष्ट पोषण जिसमें कुछ खास ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो अपना भोजन, स्वपोषण और विषम पोषण दोनों पर निर्भर रहते हैं, दोनों से अलग होते हैं, तो उस पर पढ़ना है। पोषण में हमको एक पादप पोषण पढ़ना है, और पादप अपना पोषण कैसे करता है, प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में फिर प्रकाश संश्लेषण का भाग पढ़ेंगे, केल्विन चक्र पढ़ेंगे, है ना, और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना, केल्विन चक्र पढ़ेंगे। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूछता है, ये भी पढ़ाई करेंगे। और जंतु पोषण जो हम लोग हैं, जिसमें अंतर्ग्रहण मुख में कैसा पाचन होता है, जो मुख से एंजाइम निकलता है टाइलिन, वो किसका पाचन करता है। फिर भोजन मुख से ग्रास नली, ग्रसनी और आमाशय में आता है, तो आमाशय में उसका पाचन होता है। आमाशय में जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। फिर वो छोटी आंत में जाता है भोजन, और छोटी आंत से बड़ी आंत में। तो ये हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जंतु में पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोषण में सबसे पहले पाचक, सबसे ज़्यादा पाचक ग्रंथि से क्वेश्चन आता है, तो हम लोग पाचक ग्रंथि में फोकस रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर जो हम लोग भोजन करते हैं, वो भोजन कितने प्रकार के होते हैं। तो भोजन में मेनली हम लोग 3 प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब इस कार्बोहाइड्रेट के भी 3 पार्ट होते हैं, प्रोटीन के भी 3 पार्ट होते हैं, और वसा के भी 2 पार्ट होते हैं। इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पूछ देता है कि कॉकरोच का जो कॉकरोच का जो बाहरी आवरण है, कॉकरोच जिससे ढका होता है, या कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल है, वो किससे, बाह्य कंकाल जो काइटिन का बना होता है, वो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पूछ देगा मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, या पॉलीसेक्राइड है। तो 3 भाग होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो जो कॉकरोच का ढांचा है, बाह्य आवरण है, वो पॉलीसेक्राइड होता है। इस तरह से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत डीपली प्रश्न बनते हैं, तो हमें इस पर भी फोकस रहना है। ठीक है। फिर प्रोटीन में सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन जो बहुत सरल होता है, संयुक्त प्रोटीन जो 2 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, दो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। और व्युत्पन्न प्रोटीन जो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग फोकस होंगे कि सरल प्रोटीन क्या है, संयुक्त प्रोटीन क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है। विटामिन में भी हम लोग 2 प्रकार के विटामिन पढ़ेंगे, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन, है ना। तो और इस विटामिन से, सिर्फ वसा में घुलनशील विटामिन से ही, या और जल से घुलनशील विटामिन से, तो जो भी इसमें विटामिन आते हैं, उसका सिर्फ वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बस उस पर ही हम फोकस होंगे यहाँ। ठीक है। मानव के लिए शरीर के लिए आवश्यक तत्व, एकदम इम्पोर्टेंट भी भैया, यहाँ से सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आवश्यक है, एक आवश्यक होता है, एक माइक्रो होता है, माइक्रो एंड मैक्रो होता है। तो माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा माइक्रो एलिमेंट मानव शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सा मैक्रो एलिमेंट मानव शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर ये माइक्रो एलिमेंट नहीं रहा, तो कौन सा मनुष्य को रोग होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। संतुलित आहार प्रश्न नहीं आते हैं, जल प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए इसको, और कुपोषण, इससे भी प्रश्न नहीं आता है, ये एकेडमिक है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, बल्कि मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि हमारी टीम ने इसको इसलिए डाला है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कंकाल तंत्र मैंने बताया है, कंकाल तंत्र रेलवे और एसएससी का फेमस है। बाकी रेलवे एंड एसएससी इसके लिए फेमस है, और बैंक के लिए, बैंकिंग में। बाकी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जो बड़े बड़े एग्जाम है, वहाँ से कंकाल तंत्र से नहीं पूछे जाते हैं, और हमें कंकाल तंत्र में बहुत फोकस होकर पढ़ना होगा। और कंकाल तंत्र में जहाँ से भी अगर पूछे जाते हैं, मतलब किसी भी एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं कंकाल तंत्र से, तो कहाँ से पूछे जाते हैं, कंकाल नहीं, कंकाल के कार्य नहीं, कंकाल का विभाजन नहीं, अस्थि से पूछा जाता है, अस्थियों के प्रकार से पूछा जाता है, उपास्थि से, कंकाल, मानव कंकाल तंत्र, अक्षीय और उपांगीय कंकाल तंत्र, है ना। और कंकाल तंत्र में अग्रपाद में कितनी कंकाल होती है, हाथ में कितने कंकाल होते हैं, अंश मेखला क्या है, अंश मेखला पूछ देगा आपसे। और जितने भी मेखला हैं, श्रेणी मेखला, है ना, घूर, पूर्ण संधि, पूर्ण संधि मतलब जो हिल डुल नहीं सकता, एकदम पूर्ण संधि है। ठीक है, वो एक जगह स्थायी है। तो जैसे क्या स्थायी है, हमारा जो फीमर हड्डी है वो स्थायी होती है। उस तरह से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब मानव कंकाल तंत्र से रोग, कंकाल से रोग बहुत कम ही है। एक तो आर्थराइटिस रोग है ना, आर्थराइटिस के बारे में पूछ सकता है, और एक ऑस्मोपोरोसिस के बारे में रोग पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसे हम लोग हटा देंगे। हाँ, श्वसन भी इम्पोर्टेंट है। श्वसन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मेनली 1 से 2 प्रश्न यहाँ से भी रहते हैं किसी भी एग्जाम में। अब ये रेलवे और एसएससी के लिए नहीं, ये बीपीएससी, जेपीएससी सभी एग्जाम के लिए श्वसन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको पढ़ना होगा श्वसन की प्रक्रिया और कुछ जंतुओं के श्वसन अंग, कुछ जंतुओं के
श्वसन अंग, ठीक है। कुछ जंतुओं के श्वसन अंग, जैसे मछली का श्वसन अंग क्या है, गलफड़। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। उसी तरह कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया। उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, बाह्य श्वसन और फुसफुस श्वसन क्या होता है, श्वास क्या है, गैसों का विनिमय कैसे होता है। जैसे हम जो सांस लिए हैं वो फेफड़ों में आता है और फेफड़ों से रक्त में जाता है, तो इसको बोलते हैं फेफड़ों से रक्त में जाना ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त से फेफड़ों में आना, इसी को बोलते हैं गैसों का विनिमय। हम लोग सब पढ़ेंगे। फिर गैसों का परिवहन, जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है तो फिर किस प्रकार वो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अंतःश्वसन क्या है, अंतःश्वसन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतःश्वसन के बारे में पढ़ेंगे। अंतःश्वसन के प्रकार और कोशिकीय श्वसन तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न रहते हैं। श्वसन तंत्र में कौन कौन भाग होता है, वो सब के बारे में हम लोग ध्यान से चर्चा करेंगे। श्वसन संबंधी रोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोग से आजकल बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे दोस्तों पाचन में ये सभी तो पूछे जाएंगे ही। आगे पाचन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जठर ग्रंथियाँ, ठीक है। और इस पाचन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण यकृत का भी बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यकृत किस प्रकार हार्मफुल चीज़ों को कम हार्मफुल चीज़ों में बदलकर शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है ना। उसी तरह पित्ताशय भी पढ़ेंगे, अग्नाशय भी पढ़ेंगे। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है ना। इससे कौन सा हार्मोन और कौन सा एंजाइम निकलता है और उसके क्या कार्य है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर पाचन तंत्र तो किस तरह से भोजन मुख से ग्रसनी से ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है, वो एक प्रकार का एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और इस प्रक्रिया में हो सकता है उसके कॉन्सेप्चुअल बेस पर क्वेश्चंस पूछे, कॉन्सेप्ट पर, है ना, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो इस पर हमें यहाँ फोकस रहना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं, उत्सर्जन तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा वृक्क, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि किडनी से बहुत डिटेल से प्रश्न आते हैं कि किडनी में किस धमनी से ब्लड अंदर आता है और किस से बाहर निकलता है। और फिर किडनी की इकाई जो है नेफ्रॉन में जो ये जाली जैसी संरचना है नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस, इसमें ब्लड किससे ब्लड आता है और किससे बाहर निकलता है, इस तरह से डिटेल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग इस पर बहुत ध्यान से देखेंगे। और मूत्र के गठन, मतलब जो यूरिन हमारा निकलता है उसके गठन पर भी चर्चा करेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद उत्सर्जन के प्रकार भी होते हैं, है ना। जिस तरह से बहुत सारे उत्सर्जन के प्रकार हैं, जैसे यूरोटेलिक है, फिर आपका नाइट्रोजन टोलिक है। उस तरह से हम लोग सब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ जीवों में उत्सर्जन अंग भी होते हैं, उस उत्सर्जन अंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर एक और हमारा उत्सर्जन अंग है, स्किन भी इस उत्सर्जन अंग में ही आता है। इसके अलावा फेफड़ा भी है, फेफड़ा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। उत्सर्जन क्या होता है, जो हम हानिकारक पदार्थ होता है उसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और फेफड़ा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, इसलिए फेफड़ा भी उत्सर्जन अंग है। त्वचा हमारा पसीना बाहर निकालता है, ये भी एक उत्सर्जन अंग है। यकृत भी क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ये भी एक उत्सर्जित अंग है। और किडनी क्या करता है, यूरिन को हमारे शरीर से बाहर निकालता है, तो ये भी उत्सर्जन अंग है। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे वृक्क, फेफड़ा, त्वचा और यकृत, इसका डिटेल से चर्चा करेंगे और इससे होने वाले रोग, और इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। जो हम लोग तंत्रिका तंत्र क्या है, जो हमारे संवेदनाओं को, जो क्या होता है, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं हम लोग, और उस संवेदना के प्रति हम जो प्रतिक्रिया देते हैं उसी को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु, ठीक है। उस रीढ़ रज्जु के बारे में ध्यान से पढ़ना है। फिर केंद्रीय के बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र, फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होते हैं, जैसे आँख को हम झपका रहे हैं, है ना, तो वो
खुद ब खुद हो रहा है तो ऑटोनोमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, और जिसमें हमारा एक नियंत्रण होता है वो अलग होता है। तो हम लोग भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मस्तिष्क के 3 भाग, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, और उस अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग के भी 3 बहुत सारे पार्ट होते हैं। उस पार्ट का कार्य हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कार्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। देख रहे हैं, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मेरु रज्जु, मतलब रीढ़ रज्जु के बारे में पढ़ना है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क से निकलती है ना तंत्रिकाएं, उसी को ही परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु से भी तंत्रिका निकलता है ना। तो एक होता है मस्तिष्क से जो निकलता है उसको कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, मस्तिष्क से जो निकलता है उसको कपालीय तंत्रिका कहते हैं, और रीढ़ रज्जु से जो निकलता है उसको मेरु रज्जु तंत्रिका कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका। अनुकंपी मतलब हम लोग जो प्लग झपकाते हैं, हार्ट बीट हमारा जो चल रहा है वो अनुकंपी है। अब मतलब वो खुद ब खुद होता है। और परानुकंपी भी हम लोग इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब जो हमारे पैर में या कहीं भी कुछ ऐसा रिएक्शन जो हमको सिखाया गया भी हो और नहीं भी सिखाया गया हो। जैसे पैर पे कांटा चुभ जाने पर हमारा पैर अपने आप ऊपर उठ जाता है, इसके लिए हमको कोई सिखाता नहीं है, माँ बाप सिखाते नहीं है, ये हमारा ऑटोमेटिक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में भी 2 प्रतिवर्ती क्रिया में एक सिखाया हुआ प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ेंगे, और एक जो मतलब हमारा जो नेचर ने दिया है उस प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ेंगे। और जो हम लोग सीखते हैं, है ना, जो जैसे मान ली साइकिल चलाना सीखते हैं, है ना, तो उस प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र को भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। फिर हमारा संवेदी तंत्रिका तंत्र भी पढ़ेंगे। जैसे हमारे 5 संवेदनशील अंग हैं, है ना, उसके बारे में, जैसे आँख के बारे में, नाक, त्वचा, कान, ठीक है, और जीभ, ये संवेदी तंत्रिका तंत्र में आते हैं। तो आँख, नाक, त्वचा, कान, जीभ। जीभ में टेस्ट बर्ड से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कान में जो कान के 3 भाग है, कोक्लिया से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। त्वचा में भी 2 प्रकार के लेयर होते हैं, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। नाक से भी, और आँख से तो पूछे ही जाते हैं, आँख से डिटेल से पूछे जाते हैं। इसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्रिका तंत्र। परिसंचरण तंत्रिका तंत्र में हम सबसे ज़्यादा रक्त पर फोकस होंगे, और पहले भी मैंने दोस्तों बता दिया है कि रक्त को डिटेल से पढ़ना है। परिसंचरण तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग रक्त है। तो रक्त हमारे शरीर में कैसे फ्लो होता है, और हार्ट में और रक्त के फ्लो में हृदय का क्या रोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हृदय से रक्त विभिन्न क्षेत्रों में कैसे जाता है और फिर कैसे वापस आता है, धमनी से जाता है, शिरा से वापस आता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। रक्त के कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर और हृदय के बारे में डिटेल से पढ़ना है। हृदय की संरचना और क्रियाविधि। संरचना मतलब बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, सारा A to Z। और उसके बाद इसकी क्रियाविधि, कैसे ये वर्क करता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर रक्त से हृदय से धमनियाँ पूरे रक्त को शरीर में ले जाती है, और शिराएं पूरे शरीर से रक्त को हृदय में लाती है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर लसिका परिसंचरण तंत्र पढ़ना है दोस्तों। लसिका परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में किस तरह से एंटीबॉडी बनाने में भूमिका निभाता है वो सारे हम लोग यहाँ देखेंगे, और इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, अंतःस्रावी तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र में सबसे ज़्यादा हार्मोन से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, और ह्यूमन हार्मोन से सबसे ज़्यादा। आप पादप हार्मोन भी पढ़ सकते हैं, तो पादप हार्मोन ले दे के 5 ही हैं, उस 5 हार्मोन का क्या पादप में रोल होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है जंतु हार्मोन। अब जंतु हार्मोन्स में भी हम लोग ध्यान देंगे। जंतु हार्मोन्स में जैसे पहले ग्रंथि, कौन कौन से ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन लेते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि से पिट्यूटरी रस निकलता है ना, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकलता है ना। उस तरह से जैसे अग्नाशय ग्लैंड से मतलब मिश्रित हार्मोन निकलता है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद नर हार्मोन, है ना, नर हार्मोन और मादा हार्मोन जो दोनों के सेक्सुअल को डिसाइड करता है, उस हार्मोन को भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और हार्मोन किस तरह से हमारे शरीर में गति करता है, क्या काम करता है, और उसकी कमी से क्या रोग होता है, और वो ज़्यादा हो जाए तो क्या रोग होता है, उस रोग को भी हम लोग यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रजनन अंग पढ़ेंगे। प्रजनन अंग में 2 तरह से पढ़ना है, एक पादप प्रजनन
और एक जंतु प्रजनन। जंतु प्रजनन, पादप प्रजनन बहुत इजी होता है, उसमें लैंगिक अलैंगिक प्रजनन और निषेचन किस प्रकार से होता है उसको ध्यान से देख लेना है। सबसे ज़्यादा हमको फोकस होना है जंतु प्रजनन। जंतु प्रजनन में मानव प्रजनन तंत्र में, मानव में पुरुष प्रजनन तंत्र, पुरुष प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र। इसे हम लोग डिटेल से चित्र वाइज पढ़ेंगे और इसके प्रीवियस ईयर्स पे भी क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि उसके जो भी आयाम है हमें कंप्लीट हो जाएं। और इस प्रजनन तंत्र, अभी प्रजनन तंत्र क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी एसएससी चाहे सीजीएल हो एग्जाम हो या रेलवे हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, प्रजनन तंत्र से खासकर प्रश्न पूछते हैं। जैसे आप लोग यूपीएससी में देखे होंगे आईवीएफ आता है, तो एक तरह का प्रजनन तंत्र ही है ना। फिर अंडाशय की बात होता है, यूपीएससी में अंडवाहिनी की बात होता है। कभी कभी पूछ देगा कि शुक्राणु और अंडाणु कहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं, तो अंडवाहिनी में ही फर्टिलाइज होते हैं, बाद में जाकर इम्प्लांट हो जाते हैं गर्भाशय में, है ना। तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। फिर योनि पढ़ेंगे, फिर स्तन ग्रंथियां पढ़ेंगे, है ना। इसको फिर मासिक चक्र के बारे में जानेंगे। आजकल यहाँ से डिटेल से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस पर भी फोकस रहेंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे। और प्रीवियस ईयर ऐसा हो सा क्वेश्चन नहीं, आपका आज तक जितना भी एग्जाम में इस टॉपिक से मतलब प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन आया, हम सारा टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर के थ्रू दिखाएंगे, ताकि आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, ठीक है। फिर मानव प्रतिरक्षा रोग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल वैक्सीनेशन के बारे में पूछ देता है कि कोरोना वैक्सीन में किस प्रकार का वेक्टर होता है, वह जिंदा वेक्टर होता है या मृत वेक्टर होता है, उस तरह से हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मानव प्रतिरक्षा तंत्र में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से वायरस से कौन सा रोग होता है ना, और उसके लिए क्या जिम्मेदार है, और उसके दूर करने के लिए क्या उपाय हैं। फिर वायरस से हो गया, फिर बैक्टीरिया से हो गया, है ना, उसी तरह बैक्टीरिया से हो गया, फिर प्रोटोजोआ से हो गया, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। इस तरह से विभिन्न बीमारियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और कौन सा बीमारी के लिए कौन सा वायरस या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ जिम्मेदार है, हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर एलर्जी क्या होता है, संक्रमण क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। मानव शरीर में रोग, अभी वही ना, वायरस बैक्टीरिया, है ना, प्रोटोजोआ, इससे क्या क्या रोग होते हैं। फिर फंगस कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, है ना, उस सारे बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित कृत्रिम रोग कैसा होता है, और उसके और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब मानव प्रतिरक्षा रोग से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे सीजीएल, एसएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, जितने भी लेवल के एग्जाम है, सारे क्वेश्चंस को यहाँ दिखाया जाएगा और एक ऐसा होलिस्टिक कवर किया जाएगा, ताकि आपका ये जो टॉपिक हम लोग हर दिन डेली प्रयास करेंगे कि आपका जो भी हम लोगों के द्वारा पढ़ाया जाए, वो आपका इतना क्लियरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप में डेवलप कर दे, ताकि आपको कोई और भी सोर्सेज पढ़ना ना पड़े और आपको उसी वीडियो से सारा क्वेश्चंस बन जाए। हम लोग इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि हर चैप्टर पढ़ाने के बाद उसका प्रीवियस ईयर देंगे, और प्रीवियस ईयर 1, 2 या 10 प्रश्न नहीं होंगे। प्रीवियस ईयर में हम लोग बीपीएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर हर छोटे एग्जाम को कवर करेंगे, ताकि उससे हमारा जो भी क्वेश्चंस आया है, आप अगर मानव प्रतिरक्षा रोग पढ़ा रहे हैं, तो मानव प्रतिरक्षा रोग के सारे क्वेश्चंस को आपको दिखा दिया जाए कि किस एग्जाम में और किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आपका एक माइंडसेट डेवलप हो, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग अनुवांशिक चैप्टर में आएंगे, और अनुवांशिक चैप्टर में हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। फिर किस तरह से समयुग्मी और विषमयुग्मी पोषण अनुवांशिकी होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर मेंडल के 3 नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर जैव विकास में डार्विन और लैमार्कवाद के सिद्धांत है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अनुवांशिकी विकार में बहुत टर्नर सिंड्रोम आता है ना, हीमोफीलिया आता है, वो हम लोग सभी इसमें पढ़ेंगे, है ना। फिर टर्नर सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, उसके बाद बहुत सारे अनुवांशिकी रोग है, हम लोग उस पर भी ध्यान देंगे। क्रोमोजोमियल विकार भी, अनुवांशिकी रोग अलग होता है, क्रोमोजोम विकार अलग होता है, तो हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और जैव प्रौद्योगिकी सिर्फ में यूपीएससी के लिए पढ़ाया जाएगा। क्लोनिंग क्या होता है ना,
सबसे भेड़ का क्लोन जो किया था, डॉली भेड़ बना था, वो क्लोनिंग के बारे में पढ़ाएं, किस तरह से क्लोनिंग होता है। अब आजकल डिजाइनर बेबी का भी बात हो रहा है कि एक पेरेंट्स जाकर अपने बेबी के आँख कलर, शरीर का कलर, हेयर का कलर वो भी डिजाइन करवा सकते हैं। फिर स्टेम सेल्स पढ़ेंगे कि एक स्टेम सेल से कैसे एक पूरे अंग को डेवलप किया जाए, ताकि हम भविष्य में जो भी अंग फेलियर से जो लोग मर जाते हैं उसको हम लोग बचा सकें, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैव उर्वरक, ये सब कृषि के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो ये सभी यूपीएससी का सिलेबस है। तो देखा दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट बुक, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं, हम लोग के यहाँ पर टीम का क्या प्रयास है। टीम का प्रयास है कि आपको डेली 9 से 10 बजे तक हम लोग एक सेशन रखेंगे, वो भी बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी का एक सेशन रखेंगे जिसमें 6 to 12 का एनसीईआरटी कवर होगा, ठीक है, फुल कवर होगा। और ऐसा नहीं कि हम लोग 6 का किताब खोल के पढ़ाएंगे, फिर 7 का किताब खोल के पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। हम, मेरा टीम क्या किया है, बायोलॉजी के लिए चैप्टर सेग्रीगेट कर लिया है ना, विषय, टॉपिक। और उस टॉपिक में देखा गया कि 6 से लेकर 12 तक कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं, उसको इस टॉपिक में पूरी तरह से शामिल किया गया है। प्लस हमारी टीम ने रिसर्च किया है कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में किस तरह से बायोलॉजी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर टॉपिक में, जैसे बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक में ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपका सारा एग्ज़ाम कवर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास कल से मिलेंगे और पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे सेल एंड सेल डिवीजन, कोशिका एवं कोशिका विभाजन से, ठीक है, कोशिका एवं कोशिका विभाजन से। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, है ना, फर्स्ट लेक्चर। कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। और रिजल्ट बुक के सभी टीम की तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कल मिलते हैं, थैंक यू।